नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार फिर से हम आ चुके हैं लाइव। मैं गौरव व्यास आपका आरएस सर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अभी तक का जो हमने सिलेबस कंप्लीट किया है, भारत में यूरोपियों को लेकर आया गया, यूरोपियंस का आगमन, साथ साथ में बंगाल, मैसूर और मराठा एम्पायर के साथ साथ हमने 1857 1857 के रिवोल्ट को भी समाप्त कर लिया है। इसी दौरान इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स को भी देखेंगे, क्योंकि जहां पर एक साइड अंग्रेज हमारे धर्म में हस्तक्षेप कर रहे थे, इंटरफेयर कर रहे थे, उसी दौरान दूसरी ओर दूसरे साइड अदर हैंड हमारे सामने क्या देखने को, हमारे धर्म में जो बुराइयां थी उसका आईना भी हमारे सामने आ रहा था और उन्हें दूर करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया था। तो इसी को हम आज की अपनी इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार यानी सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स इन इंडिया से आज हम अपनी इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। फटाफट से बेटा इस क्लास को शेयर कर दीजिए, जिससे अभी तक जो मेरे शेयर अभी तक क्लास में नहीं आ पाए हैं वो भी इस क्लास से जुड़ जाएं और इस क्लास का फायदा उठा सकें। स्टार्ट करते हैं। जय हिंद बेटा, जय हिंद, नमस्कार। जय हिंद बेटा, जय हिंद। हाँ हाँ, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें बता दूं, जैसे कि जीके जीएस की ओवरऑल 2 क्लासेस को अरेंज किया जा रहा है केवल आपके लिए। एक तो सुबह 6 बजे यूट्यूब पर कॉन्सेप्ट क्लास चलती है, जो कि एयरफोर्स, नेवी, एमआर, कोस्ट गार्ड, एसएससी, जीडी और स्टेट के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं सारे के सारे एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास मॉर्निंग में 6 AM की हमारे पास स्टैटिक जीके की क्लास को अरेंज किया गया है। उससे क्वेश्चन किस तरीके के आएंगे उसको आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाती है दोपहर में 1 बजे माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पर। साथ साथ में अगर कहा जाए तो एनडीए लेवल की यूपीएससी की क्लास को, यूपीएससी का लेवल लेकर हम उस क्लास में चल रहे हैं और वो तो आप जानते ही हो कि किस तरीके का लेवल यूपीएससी का, वही पैटर्न लेकर चला जा रहा है। शाम को 6 बजे एनडीए की स्पेशल क्लास को अरेंज किया गया है, जिसकी कि दोपहर में 12 बजे माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाती है, क्योंकि विदाउट क्वेश्चन एग्जाम को क्रैक कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ कॉन्सेप्ट, उसके बाद फिर उससे क्वेश्चन कैसे बनेंगे उसकी भी हम प्रिपरेशन करेंगे। सर नेट अब ठीक चल रहा है, अच्छा चलिए बढ़िया बात है। हाँ, आज आपने रैंक फोड़ी थी, बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात है ना। तो विदाउट क्वेश्चन में जो कह रहा था कि बिना क्वेश्चन लगाए, बिना प्रैक्टिस किए एग्जाम को क्रैक कर पाना पॉसिबल नहीं है, तो वही एग्जाम को क्रैक करने वाली मोनोपोली के साथ हम अपनी इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। अब वहाँ पर अगर कहा जाए तो इसी ड्यूरेशन में हमारे पास क्लासेस की इंफॉर्मेशन भी, लिंक भी सीधी की सीधी आपको डायरेक्ट प्रोवाइड की जाती है। कहाँ पर? टेलीग्राम पर। टेलीग्राम पर जाना है आपको, सर्च करना है टीम स्पेस आरएस सर, टीम स्पेस आरएस सर सर्च करके उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि सारे के सारे क्लासेस की लिंक आपको टाइम पर मिल सकें और आप सीधे क्लास में आ सकें और किसी भी तरीके की कोई भी क्लास आपकी मिस ना होने पाए। इसके अलावा प्रैक्टिस कराई जाएगी माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पर। दोपहर में 12 बजे इसकी प्रैक्टिस होगी। आज जो कॉन्सेप्ट कराएंगे 12 बजे इसकी प्रैक्टिस कराई जाएगी। क्या है, आपको इसे माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड करना है और ओपन करने पर कृष्णा लाइव और कृष्णा पीडीएफ 2 बैचेज आपको दिखाई देंगे। कृष्णा पीडीएफ बैच में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मटेरियल आपके लिए अपलोड कर दिया जाता है। जय हिंद बेटा, जय हिंद, नमस्कार नमस्कार। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मटेरियल आपके लिए अपलोड कर दिया जाता है विथ नोटेशन, और साथ साथ में उस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो आपको कहां पर, कृष्णा लाइव बैच में बताया जाता है। हर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट दी हुई है। प्रत्येक टीचर अपने अपने टाइम पर आकर आपको क्या करते हैं, टाइमिंग बताते हैं। उस टाइम पर जाकर आप
उस सब्जेक्ट की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि बिना प्रैक्टिस किए एग्जाम वाला प्रेशर आपको नहीं फील होगा और एग्जाम में जैसे ही बैठोगे वो प्रेशर आपको महसूस होगा और इसके कारण आप एग्जाम में घबरा जाएंगे। तो वो नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कॉन्सेप्ट में अगर किसी तरीके की कोई समस्या रह जाती है, कोई डाउट रह जाता है, खुश रहिए बेटा, खुश रहिए। अगर किसी तरीके की कोई समस्या डाउट रह जाता है तो उस दौरान आप मुझे 7357700409 पर मंडे टू सैटरडे, सोमवार से शनिवार के बीच में 9 to 10 AM बेटा सुबह 9 से 10 बजे के बीच में मुझे कॉल करके अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ले सकते हो, समाधान ले सकते हो। किसी भी तरीके की कोई समस्या आ रही हो पढ़ने लिखने में, उसके लिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज किस टॉपिक की बात करेंगे? सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। पहली चीज तो डिस्कस कर ली जाए कि भैया इनकी जरूरत क्यों पड़ी, क्या जरूरत थी, क्या नेसेसरी था कि इस टाइप के रिफॉर्म्स की हमारे पास जरूरत पड़ी। तो जैसे कि आपको पता है, बताया गया था कि 1857 के रिवॉल्ट में भी हमारे पास जो इमीडिएट कॉज था, तात्कालिक कारण था, वो क्या था? ग्रीस कार्ट्रिज का यूज करना, यानी चर्बी युक्त कारतूस का उपयोग करना। मुख्य रूप से 1857 के रिवॉल्ट को भड़काने में बहुत अहम योगदान उसने निभाया था 1857 की क्रांति में। अब इसी दौरान अगर देखा जाए तो यहां पर जब अंग्रेज आए थे तो अंग्रेजों के यहां पर जो कल्चर हुआ करता था, जो सोसाइटी हुआ करती थी, वो सोसाइटी कंप्लीटली किस पर बेस्ड थी? रीजन पर बेस्ड थी। तर्क के आधार पर हर चीज में वो लॉजिक लगाकर देखते थे, है ना। क्या करते थे? हर चीज में वो लॉजिक लगाकर देखते थे और इसी लॉजिक के फॉर्म में अब वह धर्म को भी लॉजिकल बेस पर देखने लगे। धर्म को भी क्या करने लगे? लॉजिक लगाकर देखने लगे। और इसी के कारण कहा जाता है कि 16th सेंचुरी में, कब? 16वीं शताब्दी में, कब? 16वीं शताब्दी में, 16th सेंचुरी में हमारे पास ब्रिटेन में या फिर वेस्टर्न पार्ट में, यूरोपियन कंट्रीज में रिग्नेशा हो चुका था, पुनर्जागरण हो चुका था। पुनर्जागरण का मतलब क्या होता है? कई लोगों को पुनर्जागरण का मतलब ही समझ में नहीं आता, रिग्नेशा का फॉर्मेशन क्या होता है। देखिए, पहले हमारी सोसाइटी वेल डेवलप्ड थी, ठीक, पहले हमारी सोसाइटी अच्छी खासी डेवलप हुआ करती थी। बीच में फिर कुछ धार्मिक एक्टिविटी आई, कुछ रिलीजियस एक्टिविटी आई, किसी तरीके की कोई कार्यवाही हुई और इसके कारण वहां पर ट्रेडिशंस डेवलप हो गए, है ना। परंपराएं विकसित हो गई और यह परंपराएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी से तीसरी पीढ़ी तक आते आते अब रिजिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। यानी कि अब ये परंपराएं, ये ट्रेडिशंस कैसे हो गए? रिजिड हो गए, संकीर्ण हो गए। इन्हें मानना ही पड़ता था सोसाइटी के, समाज के दबाव में आकर। तो अब मान लीजिए वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, जैसे कि हम ले लेते हैं अनटचेबिलिटी को ही ले लेते हैं, या फिर कहा जाए तो सती सिस्टम को ही ले लेते हैं, यानी कि छुआछूत को ले लेते हैं, सती व्यवस्था को ले लेते हैं। हालांकि आज तो सती व्यवस्था हमें देखने को नहीं मिलती है, लेकिन उस टाइम पर जब अंग्रेजों का टाइम हुआ करता था, हमारे पास 19th सेंचुरी हुआ करती थी, 19वीं शताब्दी के दौरान यह सती सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुआ करता था। ये सती प्रैक्टिस बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुआ करती थी, इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी कि क्या है कि अगर किसी पुरुष की मृत्यु हो जाए, उसकी पत्नी, उसकी जो वाइफ है, वह सती नहीं भी होना चाहती थी तो भी उसे सती किया जाता था। और कई लेडीज तो क्या है, शर्म के मारे, लाज के मारे, ना चाहते हुए भी सती हो जाती थी। और सोचिए, अगर हमारी एक हल्की सी उंगली जल जाती है तवे पर या फिर किसी गर्म चीज से लगकर, कितना दर्द होता है। यहां पर जिंदा महिला को, एक लिविंग फीमेल को आग पर बिठा दिया जाता और बड़े ढोल नगाड़ों के साथ उसे क्या कर दिया जाता था? सती कर दिया जाता था। सोचिए कितनी गलत चीज थी, है ना, कितनी गलत चीज थी। इसी ड्यूरेशन में हमारे पास क्या हुआ कि सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने संस्था का गठन किया, अलग अलग संस्थाएं गठित हुई और अलग अलग संस्थाओं का गठन होने के दौरान जब हमारी हिस्ट्री को पढ़ा गया,
है ना। जब हमारी हिस्ट्री को दोबारा से लिखा गया तो इस लिखने के दौरान अंग्रेजों ने उसे मिसगाइड करने की कोशिश की, लेकिन हमारे यहाँ पर लॉर्ड मैकाले के जरिए क्या आई, एजुकेशन पॉलिसी आई और हम भी क्या इंग्लिश को सीखना चालू कर दिए। हमारे यहाँ के भी स्कॉलर्स जो थे वो इंग्लिश को सीखना चालू कर दिए और अपने हिस्ट्री के बारे में जानकारी लेना चालू कर दी। जब अपने इतिहास के बारे में, अपनी हिस्ट्री के बारे में जानकारी लेना चालू कर दी, तब उन्हें समझ में आया, तब उन्होंने देखा कि नहीं भैया, ये जो ट्रेडिशन डेवलप हुआ था, ये जो परंपरा विकसित हुई थी, ये इस रीजन की वजह से हुई थी। यानी कि अब भारतीयों में भी इंडियन जो स्कॉलर्स थे वह ब्रिटेन गए, वेस्टर्न कंट्रीज में गए, वेस्टर्न कंट्रीज में जाने के बाद वहां का सोसाइटी देखी, वहां का समाज देखा और वहां का समाज देखने के बाद वह क्या किए, अब अपनी मेंटेलिटी को भी चेंज किए और क्या हुआ, अब वो भी हर चीज को लॉजिक के बेस पर, तर्क के आधार पर तौलना चालू कर दिए। और जब लॉजिक के बेस पर तौलना चालू कर दिए तो क्यों ना धर्म को भी लॉजिक लगाया जाए कि ये जो धार्मिक एक्टिविटी होती है, रिलीजियस एक्टिविटी होती है, वो किस कारण से होती है ना। और जब धर्म को भी लॉजिक के बेस पर तौलना चालू किया तो उसके पीछे जो हमारे पास रूढ़िवादी परंपराएं विकसित थीं, यानी कि जो इविल ट्रेडिशंस भी डेवलप थे, उसमें भी लॉजिक लगाया गया। जैसे कि अगर बात कर ली जाए अनटचेबिलिटी की ही बात कर ली जाए, ठीक, अनटचेबिलिटी की ही बात कर ली जाए तो ये बेसिकली अनटचेबिलिटी डेवलप किस कारण से हुई थी। देखिए एक एग्जांपल के जरिए आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अनटचेबिलिटी जब डेवलप हुई थी, अस्पृश्यता या छुआछूत जब विकसित हुई थी, उस टाइम पर वहां की सोसाइटी के लिए वो नेसेसरी थी, जरूरी थी। लेकिन आज के टाइम पर, मॉडर्न टाइम पर, वह हमारे पास इलॉजिकल है, अतार्किक है। क्यों? देखिए हमारा जो इंडिया वाला रीजन है, ज्योग्राफी आप पढ़ चुके हो, कहां पर आता है, यहां पर ट्रॉपिकल क्लाइमेट वाला क्षेत्र हमें देखने को मिलता है, यानी कि उष्ण कटिबंधीय वायुमंडल क्लाइमेट हमें देखने को मिलता है। तो उष्ण कटिबंधीय वाले क्षेत्र में ह्यूमिडिटी रहती है कि नहीं रहती? ठीक, क्या रहती है? ह्यूमिडिटी रहती है, नमी रहती है, स्वेटिंग होती है, पसीना आता है। अब पर्टिकुलर कोई क्लास है जो कि हमेशा वह किसके, गंदगी के कनेक्शन में रहता है, साफ सफाई का काम करता है, ठीक है। इसके अलावा वो क्या करता है, मैला ढोने का काम करता है, ठीक, वहां सीवर लाइंस में काम करता है। तो इस दौरान अगर वह इस तरीके का काम करेगा तो इस दौरान वो क्या है, संक्रमण के यानी ट्रांजिशन के हमेशा कांटेक्ट में रहेगा, डिसीज के हमेशा कांटेक्ट में रहा करेगा। और यह डिसीज पूरे के पूरे कम्युनिटी में ना फैल जाए, पूरी की पूरी सोसाइटी में ना फैल जाए, इस रीजन के कारण अनटचेबिलिटी का कॉन्सेप्ट लाया गया था, मजबूरी में लाया गया था। लेकिन बाद में जब उत्तर वैदिक एज आ गया तो इसे ही अनटचेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को क्या कर दिया, ट्रेडिशन बना दिया, ठीक, जो कि गलत था। ठीक, उस टाइम पर उस सोसाइटी में सैनिटेशन की, स्वच्छता की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होती थी। संक्रमण से सोसाइटी को बचाने के लिए यह कॉन्सेप्ट लाया गया, लॉजिकल था। लेकिन आज के कॉन्टेक्स्ट में देखें, आज के परिप्रेक्ष्य में अगर इसे देखा जाए तो आज ये इलॉजिकल फील होता है। जब हमारे पास पूरा का पूरा सैनिटेशन की व्यवस्था है, स्वच्छता की पूरी व्यवस्था है, कोई भी पर्सन है इस तरीके का वर्क भी अगर परफॉर्म कर रहा है तो वो घर पर आकर साफ सुथरे अगर रहेगा तो भैया उससे संक्रमण या उससे हमारे पास डिसीज फैलेंगी नहीं। तो आज अनटचेबिलिटी का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है, इसीलिए इलॉजिकल है ना। तो इसी तरीके से धर्म को भी हमने क्या कर दिया, इसी तरीके से जो हमारे पास जो सिंस थे, जो इविल्स थे, इविल ट्रेडिशन थे, रूढ़िवादी परंपराएं थी, उन्हें भी हमने अब लॉजिक के बेस पर कसना चालू कर दिया, तर्क की कसौटी पर लेकर आना चालू कर दिया।
ठीक, जब हमारे स्कॉलर वेस्टर्न कम्युनिटी को देखते थे और जब वापस इंडिया में आते थे तो उन्हें ऐसा लगता था कि क्या यार, हम कहाँ गए थे और यहाँ पर आ गए, ये क्या है, क्या वो ह्यूमन अलग है या ये ह्यूमन अलग है, मानव तो एक ही समान है ना। तो इसी दौरान जब इस तरीके के इलॉजिकल फॉर्म इंडिया में देखे गए तो कई तरीके के कई पर्सन हमें देखने को मिलते हैं, जैसे राजा राम मोहन राय, ठीक, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, हेनरी विवियन डेरेजियो, राधा कांत दास, महादेव गोविंद रानाडे, ज्योतिबा फूले, दादा भाई नौरोजी, सर सैयद अहमद खां, इतने सारे पर्सन हमें क्या किस में देखने को मिलते हैं, हमारे धर्म सुधार आंदोलन में देखने को मिलते हैं। और हर एक पर्सन का इंपॉर्टेंट रोल हमें इसमें देखने को मिलता है। क्या है, हर एक व्यक्ति का हमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसमें देखने को मिलता है, जिसमें कि जो सबसे मेन देखने को मिलता है कि हमारे यहाँ जो संस्कृति विकसित हुई है उसमें कहा गया है नर सेवा नारायण सेवा, ठीक, ह्यूमनिज्म को सबसे बेसिक माना गया है, मानवतावाद को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, और हम ह्यूमन से ही क्या कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, उन्हीं से भेदभाव कर रहे हैं। ये कहां का ह्यूमनिज्म है, ये कहां की मानवता है, ठीक। तो जब इस तरीके से हमारे यहाँ के पर्सन्स ने सोचना चालू किया और सोचना चालू करने के दौरान ही हमारे यहाँ पर इंडिया में सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म की एक सीरीज चालू हो गई, ठीक। इसमें सबसे पहला जो हमें देखने को मिलता है वो देखने को मिलते हैं राजा राम मोहन राय, RRR कहा जाए, है ना, राजा राम मोहन राय, यानी कि इन्हें सबसे पहली बार यही जब वेस्टर्न कम्युनिटी से जब लौट कर आए थे, इनकी पूरी शिक्षा दीक्षा, ये क्या हुआ करते थे, जमींदार हुआ करते थे बंगाल वाले रीजन के, ठीक। राजा राम मोहन राय जमींदार हुआ करते थे बंगाल वाले रीजन के, और जब यह वेस्टर्न यानी कि पश्चिमी यूरोप से लौट कर आए, शिक्षा लेकर आए, तो लेकर आने के दौरान इन्होंने अपने यहां पर इस तरीके की चीजों को फील किया और तब इन्होंने सोशल रिफॉर्म का मन बनाया। अब सोशल रिफॉर्म का मन बनाने के दौरान सबसे पहले इन्होंने कुछ व्यक्तियों के साथ मिलकर, कुछ यूथ कम्युनिटी के साथ मिलकर आत्मीय सभा की स्थापना की। किसकी? कुछ यूथ कम्युनिटी के साथ मिलकर आत्मीय सभा की स्थापना की, है ना, कुछ व्यक्तियों के साथ मिलकर, नवयुवकों के साथ मिलकर 1815 में 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना कर दी। लेकिन आत्मीय सभा के जरिए ये सोशल रिलीजियस रिफॉर्म तो कर रहे थे, इसी ड्यूरेशन में एक चीज देखने को मिलती है कि इनके भाई की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, और इनकी भाभी को सती करने के लिए ले जाया जाने लगता है। ये चीज इनके ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट की और अब ये पीछे पड़ गए सती प्रथा के, ठीक। अब ये क्या कर गए, पीछे पड़ गए सती प्रथा के, और इन्होंने एक लेटर लिखा, एक पत्र लिखा, जिसका नाम हमें देखने को मिलता है संवाद कौमुदी और प्रज्ञा चांद। क्या? संवाद कौमुदी और प्रज्ञा चांद जो लेटर लिखे, उसमें सती प्रैक्टिस, सती सिस्टम की बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया, बहुत ज्यादा क्या किया, उसे हमारे पास बहुत ज्यादा उसको क्रिटिसाइज करना चालू कर दिया कि बहुत गलत ये देखने को मिलता है। और इसी दौरान जो देखने को मिलता है कि हमारे पास जो अंग्रेज हुआ करते थे, उन्होंने हमारे धर्म को, हमारे कम्युनिटी के जो वास्तविक रिलीजियस था उसमें इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन कर दी थी कि कहा जाता 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा, ठीक। तो इन्होंने बोला कि मोनोथिज्म, एकेश्वरवाद को बढ़ावा दिया, एक ही ईश्वर है, ठीक, एकेश्वरवाद को बढ़ावा दिया, ह्यूमैनिटी को बढ़ावा दिया। ह्यूमैनिटी को बढ़ावा देने के दौरान इन्होंने ही एकेश्वरवाद यानी मोनोलिज्म को बढ़ावा दिया, ह्यूमैनिटी को बढ़ावा दिया, ठीक। उपनिषद जो कि क्या करते थे, वेदों की फिलोसफिकल एक्सप्लेनेशन करते थे, उपनिषदों का सपोर्ट किया। लेकिन
थोड़ा सा इनमें भी गड़बड़ी हमें देखने को मिलती है। जमींदारी सिस्टम जो देखने को मिलता है उसका भी इनने सपोर्ट कर दिया था। खुद जमींदार थे बंगाल वाले, हालांकि ये जमींदारी सिस्टम का विरोध करना चाहते थे, लेकिन आसपास के जितने भी पर्सन थे, इनके घर के भी पर्सन, उन्होंने मना किया कि भैया आपके सोशल रिफॉर्म में कहीं भी जमींदारी आगे नहीं आती है। तो इसी दौरान जमींदारी का इन्होंने क्या कर दिया, सपोर्ट कर दिया। आगे चलकर इनने धीरे धीरे व्यक्तियों में इसके लिए क्या किया, नई नई या फिर नए विचार, नए थॉट्स डेवलप चालू करिए, और कलकत्ता में क्या किया, हिंदू कॉलेज को इस्टेब्लिश किया। कैलकाटा में एक हमारे पास देखने को मिलते हैं, हमारे पास कौन देखने को मिलते हैं, डच हेयर, उनके साथ मिलकर कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना कर दी। और मिरातुल अखबार का, मिरातुल न्यूज़पेपर का ये क्या करने लगे, पब्लिशिंग करने लगे। ठीक, संवाद कौमुदी, प्रज्ञा चांद, मिरातुल अखबार, और साथ साथ में क्या है हमारे पास, क्या देखने को मिलता है, क्या, हिंदू कॉलेज की इन्होंने स्थापना की। लेकिन सती प्रैक्टिस को अब ये क्या करना चाहते थे, रोकना चाहते थे। और सती प्रैक्टिस को रोकने के दौरान, बेटा पूरा का पूरा मैं रिवाइज भी करवाऊंगा, पूरा का पूरा रिवाइज भी करवाऊंगा, चिंता मत कीजिए। सती प्रैक्टिस को रोकने के दौरान हमारे पास एक पर्सन देखने को मिलते हैं, विलियम बेंटिक। कौन देखने को मिलते हैं, विलियम बेंटिक देखने को मिलते हैं। और विलियम बेंटिक की हेल्प से ही इन्होंने क्या लाया, सती निषेध अधिनियम लेकर आए। और इस सती निषेध अधिनियम के जरिए क्या है, सती प्रैक्टिस बैन एक्ट लेकर आए, और इसी बैन के जरिए इन्होंने सती प्रैक्टिस को रोक दिया, समाप्त कर दिया। अब यहीं पर हमारे पास एक मुगल बादशाह भी देखने को मिलते हैं। जब राजा राम मोहन राय बहुत फेमस होने लगे, सती प्रैक्टिस को भी रोक दिया, तो समाज की, सोसाइटी की जितनी भी जो वुमेन कम्युनिटी थी, जो हमारे पास महिला समाज हुआ करता, तो वो इनके सपोर्ट में खड़ा हो गया, और पॉपुलैरिटी इनकी धीरे धीरे बढ़ने लगी। जब पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी और अंग्रेजों ने भी, विलियम बेंटिक उस टाइम के गवर्नर जनरल थे, उनने भी सपोर्ट कर दिया, तो इसी दौरान एक मुगल एम्परर हमें देखने को मिलते हैं, अकबर सेकंड। कौन, अकबर सेकंड देखने को मिलते हैं। अकबर द्वितीय ने उस टाइम पर मुगल एम्परर, मुगल बादशाह को पेंशन दी जाती थी, है ना, पेंशन दी जाती थी, और पेंशन के बेसिस पर उनका खर्चा सरकार उठाती थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, और पूरा का पूरा उनका क्षेत्र क्या करते थे, वह अपने ऑक्यूपेशन में रखते थे, अपने हिसाब से अंग्रेज चलाते थे। तो इनको पेंशन कम पड़ रही थी। इन्होंने राजा राम मोहन राय से यह कहा कि भैया मेरी पेंशन इंक्रीज करवा दो, मेरी पेंशन बढ़वा दो। तो इसी दौरान राजा राम मोहन राय इनकी पेंशन को इंक्रीज करवाने के लिए लंदन गए, और लंदन के ब्रिस्टल में ही इनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। और उसी दौरान अकबर सेकंड ने ही राजा राम मोहन राय को क्या दी थी, राजा का टाइटल दिया था। क्या दिया था, राजा का टाइटल दिया था। लेकिन अभी यह ब्रह्म समाज खत्म नहीं होगा। जो 1828 में, 1828 में राजा राम मोहन राय के जरिए यह ब्रह्म समाज जो स्थापित किया गया था, वह अभी खत्म नहीं होगा। अब इससे हमारे पास आकर जुड़ेंगे देवेंद्र नाथ टैगोर। कौन आकर जुड़ेंगे, देवेंद्र नाथ टैगोर, जो तत्वबोधिनी या तत्व विरंजनी सभा का गठन करेंगे। साथ साथ में एक पर्सन का नाम हमें और देखने को मिलता है। कौन देखने को मिलता है, एक व्यक्ति और देखने को मिलते हैं, कौन, केशव चंद्र सेन। ठीक, सती प्रैक्टिस को राजा राम मोहन राय ने बैन करवा दिया। अब केशव चंद्र सेन भी क्या करेंगे, क्या करेंगे, चाइल्ड मैरिज एक्ट को पास करवाएंगे। क्या, बाल विवाह अधिनियम को पारित करवाया जाएगा, और बाल विवाह अधिनियम को पारित करवा के चाइल्ड मैरिज को भी बैन करवा देंगे। ठीक, क्यों करवाया, क्या जरूरत थी चाइल्ड मैरिज को बैन करवाने की? बेटा चाइल्ड मैरिज अगर नहीं होगी तो फिर उस वुमेन को पढ़ाया जाएगा, वो अपने राइट के बारे में जान पाएगी, अपने अधिकारों के बारे में जान पाएगी, और एक पर्टिकुलर एज में जाकर ही वह रिस्पॉन्सिबिलिटी ले
पाएगी। साथ साथ में अगर चाइल्ड मैरिज को बैन करवा दिया जाएगा तो उस दौरान क्या देखने को मिलेगा कि वुमेन कम्युनिटी भी लिटरेट हो पाएगी, शिक्षित हो पाएगी, और एक महिला की शिक्षा पूरे ही परिवार की शिक्षा होती है। एक फीमेल की एजुकेशन ओनली अ मेल एजुकेशन तक लिमिटेड रह जाती है, वहीं पर एक फीमेल की एजुकेशन पूरे हमारे फैमिली को इफेक्ट करती है। और इसी के कारण, यही सोच के कारण क्या किया, चाइल्ड मैरिज एक्ट को लेकर आया गया। साथ साथ में केशव चंद्र सेन ने ही पूरे के पूरे इंडिया वाले रीजन में ब्रह्म समाज को पॉपुलर किया था, है ना। पूरे के पूरे इंडिया वाले रीजन में ब्रह्म समाज को क्या किया था, पॉपुलर किया था, लोकप्रिय किया था। लेकिन खुद ने चाइल्ड मैरिज एक्ट लगवाया, लेकिन अपनी ही बेटी का विवाह कर दिया, जो कि अभी क्या थी, बालिका ही थी, यानी कि अभी बालक छोटी ही थी, और उसकी ही चाइल्ड मैरिज कर दी कूच विहार के राजा के साथ। किसके साथ कर दी, कूच बिहार के राजा के साथ, उसी का बाल विवाह कर दिया। और इसके ही कारण जो ब्रह्म समाज है उसकी पॉपुलैरिटी डिक्रीज हो जाएगी, उसका क्रिटिसाइज होना चालू हो जाएगा, और धीरे धीरे ब्रह्म समाज डिक्लाइन होना चालू हो जाएगा। और इसी के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो देखने को आएगा, आर्य समाज देखने को आएगा। तो एक बार ब्रह्म समाज को पूरे के पूरे को आपको रिवीजन करवा दूं, और उसके बाद फिर हम आर्य समाज पर चलेंगे। क्लियर। देखिए, ब्रह्म समाज कब स्थापित हुआ, 1828 में, 1828 में इसकी स्थापना हुई ब्रह्म समाज की। ठीक, सबसे पहले जब राजा राम मोहन राय विदेश से लौटे थे तो मैंने क्या बताया था, 1815 में, 1815 में किसकी स्थापना की, आत्मीय सभा को स्थापित किया। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द आत्मीय सभा इन 1815, 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की। इसने क्या किया था, पहली चीज तो मोनोथिज्म को फोकस किया कि ईश्वर एक है। ठीक, ये जो आप 33 करोड़ का जो ढिंडोरा पीटते रहते हो, ऐसी कोई चीज नहीं है। ईश्वर एक है, जिसे कि हमारे इंडियन कल्चर में ब्रह्म कहा गया है। ठीक, ये ब्रह्म वो ब्रह्मा वाले ब्रह्म नहीं है, ये ब्रह्म है जो लॉर्ड शंकराचार्य जी बताते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापरः। ठीक, जो अद्वैत वेदांत वाला सिद्धांत दिया था, उसके आधार पर बताया गया कि ब्रह्म ही क्या है, एकमात्र है, और सारी की सारी सृष्टि की रचना यानी पूरा का पूरा यूनिवर्स उसी ने डिजाइन किया है। ठीक, तो ब्रह्म समाज में क्या है, ब्रह्म को एक माना, मोनोथिज्म पर फोकस किया, साथ साथ में हिंदू धर्म में सुधार किए। इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे ब्रह्म समाज के, रिफॉर्म ऑफ हिंदू धर्म, हिंदुइज्म में क्या किया, सुधार किया, रिफॉर्म किया। सपोर्ट द उपनिषदास, उपनिषद का समर्थन किया। उपनिषद की जो काउंटिंग है वो टोटल 108, 108 उपनिषद हमें देखने को मिलते हैं, तो उपनिषदों का समर्थन किया। साथ साथ में जो जमींदारी सिस्टम था उसका भी इन्होंने सपोर्ट किया। ये ब्रह्म समाज के हमारे पास ऑब्जेक्टिव देखने को मिलते हैं। अब आत्मीय सभा की तो स्थापना की, आत्मीय सभा की स्थापना के साथ साथ ही इन्होंने जो सती प्रैक्टिस थी, सती प्रैक्टिस पर क्या, संवाद कौमुदी लेटर लिखा। क्या लिखा, संवाद कौमुदी लेटर लिखा सती प्रथा के प्रैक्टिस के विरोध में। साथ साथ में एक और लेटर हमें इनका देखने को मिलता है, प्रज्ञा चांद। क्या देखने को मिलता है, प्रज्ञा चांद। तो संवाद कौमुदी और प्रज्ञा चांद, ये दोनों के दोनों लेटर किसके विरोध में लिखे थे, अगेंस्ट द सती प्रैक्टिस, सती प्रैक्टिस के विरोध में ये दोनों के दोनों लेटर इनके जरिए लिखे जाते। साथ साथ में मिरातुल न्यूज़पेपर का भी इन्होंने परसेप्शन या फिर उसका भी प्रकाशन करना चालू कर दिया। तो बहुत बार पूछा जाता है, संवाद कौमुदी, प्रज्ञा चांद, मिरातुल अखबार किसके थे। इसके अलावा एक और पत्रिका, एक और मैगजीन निकाली, कौन सी, परसेप्ट ऑफ जीसस, परसेप्ट ऑफ जीसस पत्रिका निकाली। ठीक, अगर कहा जाए तो एक हमें एक चीज और देखने को मिलती है, तुहफतुल मुजाहिदीन। परसेप्ट ऑफ जीसस के साथ एक और है, तुहफतुल मुजाहिदीन। ठीक,
तुहफतुल मुजाहिदीन, ये दो मैगजीन इन्होंने एक तो क्रिश्चियनिटी के ऊपर निकाली और दूसरी किसके ऊपर, इस्लाम धर्म के ऊपर निकाली। तो बेटा संवाद कौमुदी, प्रज्ञा चांद, मिरातुल अखबार, परसेप्ट ऑफ जीसस, तुहफतुल मुजाहिदीन, इनके मेन हमें क्या देखने को मिलते हैं, लेख देखने को मिलते हैं। ठीक, इसके साथ साथ 20 जनवरी 1817 में 20 जनवरी 1817 को क्या किया गया, इनके जरिए हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। लेकिन अकेले तो कर नहीं सकते थे, अकेले नहीं कर सकते थे, तो इस दौरान इन्होंने एक पर्सन की हेल्प ली थी जिसका नाम हमें देखने को मिलता है डच हेयर। क्या है, डच हेयर की हेल्प से, डच हेयर की हेल्प से इन्होंने क्या किया, कलकत्ता में हिंदू कॉलेज को एस्टेब्लिश किया और उस कॉलेज में उसी तरीके के रिफॉर्मर्स के साथ मेंटेलिटी को डेवलप किया जाता था, क्योंकि यूथ की अगर मेंटेलिटी चेंज कर दी तो अपने आप सोसाइटी की भी मेंटेलिटी चेंज हो जाएगी। तो डच हेयर के साथ मिलकर इन्होंने कोलकाता में हिंदू कॉलेज को इस्टेब्लिश कर दिया। इसके अलावा जब इतना काम कर लिया, इतना काम करने के बाद जब ये पॉपुलर होना चालू हो गए, पॉपुलर होना चालू होने के दौरान अगस्त 1828 में इन्होंने ब्रह्म सोसाइटी या ब्रह्म समाज की स्थापना की। कब, अगस्त 1828 में इन्होंने फिर क्या किया, ब्रह्म समाज की स्थापना की। ठीक, और ब्रह्म समाज की स्थापना करने के बाद 1829 में 1829 में ब्रिटिश गवर्नर जनरल हुआ करते थे विलियम बेंटिक, और विलियम बेंटिक के साथ मिलकर इन्होंने क्या, सती प्रैक्टिस एक्ट पारित करवाया। क्या पास करवाया, सती एक्ट पास करवाया। और अगर आपको और अंदर जाना है, ठीक, और अंदर जाना है तो इस सती प्रैक्टिस एक्ट के 17th रूल में, और अंदर जाना है तो इस सती प्रैक्टिस एक्ट के 7वें नियम में, 17th रूल में ये क्लियर कर दिया गया कि सती प्रैक्टिस आज से इंडिया में क्या होगी, बैन होगी। कोई भी उस सती प्रैक्टिस को परफॉर्म नहीं करेगा, है ना। सती प्रैक्टिस कंप्लीटली क्या होगी, बैन होगी, कोई भी उस सती प्रैक्टिस को परफॉर्म नहीं करेगा। तो और अंदर आपको मैंने बता दिया 17th रूल में 1829 में ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन, विलियम बेंटिक के टाइम पर सती प्रैक्टिस को बैन करा दिया। इसके बाद क्या हुआ, अकबर सेकंड के कहने पर ये कहां गए, लंदन गए। क्यों गए, इनकी पेंशन बढ़वाने के लिए। अकबर सेकंड की पेंशन को इंक्रीज करवाने के लिए ये लंदन गए और वहीं पर ब्रिस्टल में, कहां, ब्रिस्टल में 1833 में 1833 में इनकी डेथ हो गई। ब्रिस्टल में 1833 में इनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। और प्रश्न बनता है कि कौन पर्सन थे, कौन सोशल रिफॉर्मर थे जो कि इंडिया में जिनकी डेथ नहीं हुई, तो कौन थे, राजा राम मोहन राय थे, जिनकी डेथ कहां पर हुई थी, ब्रिस्टल में हुई थी। और अकबर सेकंड ने ही इन्हें टाइटल दिया था राजा का। किसका, राजा का टाइटल अकबर सेकंड के जरिए ही इन्हें दिया गया था। लेकिन जैसे ही इनकी डेथ हुई, इंडिया में ऐसा नहीं हुआ कि ब्रह्म समाज फिनिश हो गया, जी नहीं। डेथ के बाद हमारे पास देखने को मिलते हैं देवेंद्र नाथ टैगोर। कौन देखने को मिलते हैं, देवेंद्र नाथ टैगोर देखने को मिलते हैं, जिन्होंने 1833 में यहीं में इसी ब्रह्म समाज में तत्वबोधिनी, या फिर इसका एक और नाम आ जाता है तत्व विरंजिनी, ठीक, तत्वबोधिनी या तत्व विरंजिनी सभा को स्थापित किया। कब किया, 1839 में देवेंद्र नाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी या तत्व विरंजिनी सभा की इस्टेब्लिशमेंट की। और 1843 में आगे चलकर केशव चंद्र सेन इससे जुड़ेंगे, जिन्होंने क्या किया, इस ब्रह्म समाज को पॉपुलर किया पूरे इंडिया में। कौन, 1843 में केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज को ज्वाइन किया और इन्हीं ने इंडिया में ब्रह्म समाज को पॉपुलर किया। इन्होंने बेसिकली किसमें, चाइल्ड मैरिज पर अटैक किया था। किस पर,
चाइल्ड मैरिज पर अटैक किया, और चाइल्ड मैरिज पर अटैक करने के दौरान 1872 1872 में, कब 1872, ध्यान रखना 1829 में सती प्रथा अधिनियम आया, और 1872 में क्या आया हमारे पास, ब्रह्म मैरिज एक्ट आया। क्या ब्रह्म मैरिज एक्ट आया, जिसमें के फिक्स कर दी गई एज के फीमेल की एज और मेल की एज फिक्स कर दी गई, उससे कम में क्या नहीं होगी, वहां पर क्या नहीं होगी, मैरिज परफॉर्म नहीं हो पाएगी, और बाल विवाह पर रोक लगा दी गई। ठीक, चाइल्ड मैरिज को बैन कर दिया गया, लेकिन खुद की ही लड़की की शादी इन्होंने क्या कर दी, खुद की ही लड़की की शादी इन्होंने कूच बिहार के राजा के साथ कर दी। किसके साथ, कूच बिहार के राजा के साथ, किंग के साथ अपनी ही बालिका की, अपनी ही बेटी की चाइल्ड मैरिज कर दी, और इसके कारण ब्रह्म समाज में क्या हो गई, क्लैश हो गया, ब्रह्म समाज ब्रेक हो गया, है ना। ब्रह्म समाज ब्रेक होने के बाद जैसे ही वह ब्रेक होगा तो क्या होगा, वीक होगा कि नहीं होगा, कमजोर होगा कि नहीं होगा, और ब्रह्म समाज के कमजोर होने के दौरान ही हमारे पास देखने को मिलते हैं कौन, नेक्स्ट आर्य समाज देखने को मिलता है। लेकिन जब यह हिंदू धर्म में ब्रह्म समाज इतना नाटक कर रहे हैं, इतना इंटरफेयर कर रहे हैं, नाटक कहना ठीक नहीं होगा, क्या होगा, इतना इंटरफेयर कर रहे हैं, उसी टाइम पर 1829 में 1828 में ब्रह्म समाज को स्थापित किया गया। इसके अपोज में, इसके विरोध में बंगाल में ही एक पर्सन देखने को मिलते हैं, राधा कांत दास। कौन देखने को मिलते हैं, राधा कांत दास। राधा कांत दास ने क्या किया, 1829 में 1829 में धर्म सभा को एस्टेब्लिश किया। कहां पर, बंगाल में। किसके अपोज में, ब्रह्म समाज के अपोज में धर्म सभा को एस्टेब्लिश किया। राधा कांत दास ने धर्म सभा को ब्रह्म समाज के अपोज में एस्टेब्लिश किया 1829 में। यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि धर्म सभा को किसने एस्टेब्लिश किया था, राधा कांत दास ने किया था, और ब्रह्म समाज का खूब विरोध भी किया। लेकिन बेटा जो काम सही करता है, जो जिसके दिन मन में लालच नहीं होता है, जो सोसाइटी की भलाई का काम करता है, वो क्या है, हमेशा ही सक्सेस होता है। जब इतना हमारे पास इनने वर्क किया तो इसी के कारण राजा राम मोहन राय को फादर ऑफ द मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत का पिता कहा गया। क्या कहा गया इन्हें, आधुनिक भारत का पिता कहा गया। और इन्हीं को क्या है, आधुनिक भारत में कहा जाए तो सोशल रिफॉर्म में फर्स्ट पर्सन माना जाता है। इन्हीं ने सबसे पहले धर्म के खिलाफ या फिर हिंदुइज्म में और सोसाइटी में रिफॉर्म का बेड़ा उठाया था, उस टाइम पर जब सोसाइटी इतनी रिजिड हुआ करती थी कि किसी भी तरीके का कोई भी इंटरफेयर वो एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी, है ना, उस टाइम पर। लेकिन जैसे ही ब्रह्म समाज वीक पड़ेगा तो हमारे पास कौन सा आ जाएगा, आर्य समाज आ जाएगा। अच्छा, ये चीज और बेटा जो मैं बोल रहा था कि बेटा प्रैक्टिस कराई जाती है, प्रैक्टिस कहां पर, माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पर कराई जाती है। लीडर बोर्ड देखिए, पोल सिस्टम के साथ पर्टिकुलर टाइम में, जैसे कि वीरेंद्र सिंह शेख यहां पर फर्स्ट प्लेस पर आए हैं, कुलदीप प्रजापति ने भी 26 आउट ऑफ 26 फर्स्ट प्लेस, विपिन सानी जी भी 26 आउट ऑफ 26 फर्स्ट प्लेस, अक्की ने फर्स्ट प्लेस, सनी यादव फर्स्ट, भाकर मंजू फर्स्ट। बेटा तो ये देखिए पूरे के पूरे सही क्वेश्चन किए हैं पर्टिकुलर टाइम में, और यही टाइम वाला प्रेशर आपको फील कराया जाएगा, जिससे कि आपको डेली ये प्रेशर से गुजारा जाएगा। क्यों गुजारा जाएगा, आपको इस आग में तपाया जाएगा, और जब इस आग में आप तपते रहोगे पूरे एनडीए के पेपर तक, तो एनडीए के एग्जाम हॉल वाली आग आपको इतनी तपन वाली नहीं लगेगी, और फोड़ के आएंगे मेरे सारे के सारे शेर, सारे के सारे शेर एनडीए को फोड़ के आएंगे। जब डेली प्रेशर फील करेंगे तो भैया एग्जाम हॉल वाला प्रेशर क्या चीज है,
है ना। चलिए, इसके अलावा यूपी पुलिस की वैकेंसी अनाउंस हो गई है। तो यूपी पुलिस के लिए डेडिकेटेड बैच 10 जनवरी से यानी कि मंडे से आपके लिए स्टार्ट हो चुका है। सुबह 7 से 8 बजे मॉर्निंग में 7 to 8 AM पर क्या है आपके लिए जीके जीएस यूपी पुलिस डेडिकेटेड। साथ साथ में अगर कहा जाए तो 5 से 6 बजे के बीच में अभिषेक सर, हमारे प्यारे या दुलारे अभिषेक सर मैथ्स की क्लास लेकर आते हैं। इसके अलावा शाम को 7 से 8 बजे के बीच में 8 PM पर आपके परम प्रिय कौन पंकज सर क्लास लेकर आते हैं। और 11 बजे की क्लास बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे तो छोड़ना ही नहीं है। ठीक, बीएस सर करंट की क्लास को लेकर आते हैं। ये करंट की क्लास केवल और केवल यूपी पुलिस ही नहीं, एनडीए, एयरफोर्स जितने भी एग्जाम है सारे के सारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 AM पर इस क्लास को आपके लिए गठित किया गया है। स्क्रीनिंग के लिए, जीडी के लिए पूरे के पूरे टॉपिक आपके लिए सर ने छांटे हैं। और पर डे जब उस टॉपिक की आप तैयारी करोगे तो बेटा क्या है 15 दिन की तैयारी, क्या हम पूरे के पूरे 3-4 महीने की तैयारी करेंगे, 3 महीने की, तो क्या कोई रोक सकता है क्या फिर हमें जीडी में, है ना। तो जब पर डे हम उस चीज को फेस करेंगे तो इसी दौरान सर आपके लिए बिल्कुल डेडिकेटेड फॉर्म में लगे हुए हैं सारे के सारे टॉपिक्स के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या आता है, आर्य समाज आता है। ठीक, आर्य समाज हमें देखने को मिलता है। आर्य समाज की अगर बात की जाए तो आर्य समाज को जो इस्टेब्लिश किया गया था किसके जरिए, हमारे पास दयानंद सरस्वती जी के जरिए आर्य समाज की स्थापना की गई थी। कहां पर हुई थी, बॉम्बे में हुई थी। बंबई में इसको स्थापित किया गया था। कहां पर, बॉम्बे में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई 1875 1875 में। ब्रह्म समाज जब कमजोर हुआ तो दयानंद सरस्वती जी ने क्या उठाया, बेड़ा उठाया हिंदू धर्म में सुधार के लिए। और हिंदू धर्म में सुधार के लिए बेड़ा उठाने के दौरान 1875 में बॉम्बे में आर्य समाज को इस्टेब्लिश कर दिया। इनका जो ओरिजिनल नाम था वो पूछ लिया जाता है, वास्तविक नाम क्या था। इनका वास्तविक नाम हमें देखने को मिलता है मूल शंकर। क्या देखने को मिलता है, मूल शंकर देखने को मिलता है। इन्होंने हिंदू धर्म की बुराइयों पर प्रहार किया। ठीक, हिंदू धर्म की क्या है, बुराइयों पर इन्होंने स्ट्राइक की, यानी कि क्या क्या कमियां हैं उस पर स्ट्राइक की। लेकिन ईश्वरवाद का समर्थन किया था। क्या किया था, ईश्वरवाद का समर्थन किया था। ईश्वर की आस्था में ये यकीन करते थे। और इसी दौरान हमारे पास ये देखने को मिलता है कि इन्होंने एक नारा दिया था, एक स्लोगन दिया था, बैक टू वेदास का, वेदों की ओर लौटो का, वेदों की ओर लौटो। ठीक, बैक टू वेदास का इन्होंने स्लोगन दिया था। यानी कि जो वैदिक कम्युनिटी है, जो वैदिक सिस्टम है, उसको फॉलो कीजिए। ये जो ट्रेडिशंस डेवलप हो गए हैं वो ओरिजिनलिटी नहीं है हमारी। हमारी ओरिजिनलिटी वैदिक एरा में है, और वैदिक एरा में भी ऋग्वैदिक एरा में है। ठीक, इन्होंने जो कास्ट सिस्टम था उसका अपोज किया था। उन्होंने कास्ट सिस्टम यानी जाति व्यवस्था का समर्थन किया था। क्या किया था, हाँ, ये वर्णा सिस्टम है, जो वर्ण व्यवस्था है उसका सपोर्ट किया था, लेकिन अनटचेबिलिटी को अपोज किया था, है ना। जो वर्णा सिस्टम है, वर्ण व्यवस्था है, उसको तो सपोर्ट किया, लेकिन अनटचेबिलिटी का क्या किया, अपोज किया। ठीक, अनटचेबिलिटी को अपोज किया, अस्पृश्यता छुआछूत का विरोध किया, लेकिन वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया। अब बोलोगे सर कि वर्ण व्यवस्था का तो सपोर्ट कर रहे हैं और अनटचेबिलिटी का अपोज कर रहे हैं, ये कैसी चीज है, ये कैसे है। तो ये इस तरीके से है कि इन्होंने बैक टू वेदास का स्लोगन दिया था। और ऋग्वैदिक टाइम पर जो हमारे पास वर्ण सिस्टम था, हमारी सोसाइटी 4 पार्ट में डिवाइड थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो ये वर्णा सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ वर्क था, कर्म के आधार पर था। जो व्यक्ति जैसा काम करता था उसका वैसा ही वर्ण डिसाइड हो जाता था, बर्थ के बेस पर नहीं था। यानी कि क्या है,
अगर आप पढ़ने लिखने में अच्छे हो तो आपको ब्राह्मण वर्ग का घोषित कर दिया जाएगा, लड़ाई झगड़े में अच्छे हो, सुरक्षा का काम करते हो, हष्ट पुष्ट हो तो आपको क्षत्रिय घोषित कर दिया जाएगा। यानी कि जैसा वर्क करोगे वैसा आपका वर्ण डिसाइड हो जाएगा, ना कि आपके फादर किस वर्ण से थे उसके बेस पर आपका वर्ण डिसाइड नहीं होगा। ये था हमारा बेसिक मूल या फिर कहा जाए तो फंडामेंटल कल्चर, जो कि आज ट्रेडिशन के कारण इतना बिगड़ चुका है ना। तो वर्णा सिस्टम का सपोर्ट किया किस वर्णा सिस्टम का? ऋग्वैदिक वर्णा सिस्टम का, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क के वर्णा सिस्टम का सपोर्ट किया था। ठीक, वर्णा सिस्टम का सपोर्ट किया किस वर्णा सिस्टम का? ऋग्वैदिक वर्णा सिस्टम का इन्होंने सपोर्ट किया। क्लियर? तो वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया लेकिन छुआछूत का इन्होंने विरोध किया और बैक टू वेदास का स्लोगन दिया। किसका स्लोगन दिया? बैक टू वेदास का, वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। इसी दौरान एक बुक लिखी जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। क्या लिखी? सत्यार्थ प्रकाश नामक एक बुक इन्होंने लिखी। साथ साथ में इनके जो फॉलोवर थे जैसे लाला हंसराज और अगर कहा जाए तो मुंशी श्रद्धानंद, इनके फॉलोवर में मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं लाला हंसराज और मुंशी श्रद्धानंद। लाला हंसराज ने लाहौर में दयानंद एंग्लो बंगाली महाविद्यालय की स्थापना की। लाला हंसराज ने क्या किया? DAB दयानंद एंग्लो बंगाली महाविद्यालय को स्थापित किया, कॉलेज को स्थापित किया। कहां पर? लाहौर में। वहीं पर मुंशी श्रद्धानंद ने हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी, क्या मुंशी श्रद्धानंद ने हरिद्वार में क्या किया? गुरुकुल कांगड़ी महाविद्यालय की स्थापना की। क्लियर? गुरुकुल कांगड़ी महाविद्यालय की स्थापना की। इसी के बाद हमारे पास अगला एक और मूवमेंट देखने को मिलता है बंगाल वाले रीजन में ही, यंग बंगाल मूवमेंट। क्या देखने को मिलता है बंगाल वाले रीजन में? यंग बंगाल मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। जो कौन लेकर आए थे? हेनरी विलियम डेरिजियो। कौन लेकर आए थे? हेनरी विलियम डेरिजियो बंगाल वाले रीजन में यंग बंगाल मूवमेंट को लेकर आए थे। हेनरी विलियम डेरिजियो केवल और केवल 22 साल के एक व्यक्ति थे। क्या? 22 ईयर के एक पर्सन हुआ करते थे जो बंगाल का कॉलेज था उसमें प्रोफेसर की पोस्ट पर थे। और प्रोफेसर की पोस्ट पर होने के दौरान इन्हीं ने वहां के जो यूथ कम्युनिटी थी, जो वहां की नवयुवक थे, उन नवयुवकों के लिए यूथ डिबेट क्लब की स्थापना की। साथ साथ में कहा जाए तो हमारे पास कई तरीके के विचार थॉट्स को डेवलप किया। इसके अलावा यूथों में जो नेगेटिविटी है उसे घटाने का काम किया। और इन्हीं के इसी वर्ग से जो यूथ कम्युनिटी थी, नवयुवक थे, वो भारत में जो हमारे धर्म में या फिर सोसाइटी में जो डिस्प्यूटेड मैटर रहते थे उनको कम करने का काम और उनकी बुराइयों को घटाने का काम करते थे। तो यंग बंगाल मूवमेंट किसने चलाया? हेनरी विवियन डेरिजियो ने चलाया। कहां पर चलाया? हमारे पास बंगाल वाले रीजन में चलाया 1829, हाँ 1829 में। ठीक, 1829 में यंग बंगाल मूवमेंट इन्होंने चलाया। अब देखिए जैसे ही ये यंग बंगाल मूवमेंट चल रहा है, चलने के दौरान ही मुस्लिम कहा जाए तो हमारे पास अंग्रेज समझ चुके थे कि भैया, अंग्रेज समझ चुके थे कि देखिए हिंदू धर्म में सुधार हो रहे हैं और डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी वो 1858 के एक्ट के जरिए ले आए थे। तब इन्होंने एक व्यक्ति को पकड़ा जो उस टाइम पर सबसे ज्यादा लिटरल मुस्लिम कम्युनिटी में और वेल मेंटेन, बहुत ज्यादा कहा जाए तो सोसाइटी में बहुत ज्यादा पहुंच रखते थे, सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां को पकड़ा और बोला कि बाबू क्या कर रहे हो, ये हिंदू धर्म में सुधार कर रहे हैं, आपकी कम्युनिटी कैसे पिछड़ रही है। उसी दौरान कहा जाए तो
सर सैयद अहमद खान ने मुस्लिम कम्युनिटी को भी क्या किया, इलिटरेट यानी कि शिक्षित करने का, एजुकेटेड करने का काम किया। देखिए वो केवल चाह रहे थे कि थोड़ा सा ब्रिटिशर्स का सपोर्ट मिल जाए, बाकी भावना उनकी भी नेशनलिज्म की थी कि बाबू एक बार मुझे मौका दे तो दो, उसके बाद मैं ही फिर आपकी बैंड बजाऊंगा, है ना। तो सर सैयद अहमद खान ने मुस्लिम समुदाय को शिक्षित करने का काम किया और 1920 में अलीगढ़ में क्या किया, एंग्लो मुस्लिम यूनिवर्सिटी को स्थापित किया। अलीगढ़ में क्या किया, एंग्लो मुस्लिम यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश किया। ठीक, इसके बाद हमारे पास देखने को मिलती है थियोसोफिकल सोसाइटी। क्या देखने को मिलती है, थियोसोफिकल सोसाइटी देखने को मिलती है। ये थियोसोफिकल सोसाइटी जो थी वो फॉरेन में एस्टेब्लिश हुई थी मैडम ब्लावटस्की और कर्नल अलकाट के जरिए। कहाँ, फॉरेन में एस्टेब्लिश हुई थी मैडम ब्लावटस्की और कर्नल अलकाट के जरिए 1857 में, 1857 में, और 1882 में इसका हेड क्वार्टर खोला गया। कहां पर, मद्रास यानी कि आज के तमिलनाडु के अड्डयार में। कब, 1882 में इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर खोला गया। कहां पर, मद्रास के अड्डयार में। यह भी एक तरीके से सोशल रिफॉर्मर्स की ही कम्युनिटी हमें देखने को मिलती है। इसी के बाद हमारे पास आ जाते हैं स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म जो हुआ था 1863 में हुआ था, 1863 में हुआ था। इनके बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। क्या था, इनके बचपन का नाम, चाइल्ड नेम क्या था, ओरिजिनल नेम क्या था, नरेंद्र दत्त था। और खेतड़ी के महाराज के कहने पर, कहां के, खेतड़ी के महाराज के कहने पर, महाराज के कहने पर इन्होंने क्या है, स्वामी विवेकानंद नाम को एक्सेप्ट किया था। विवेकानंद नाम किसके कहने पर, स्वामी किसके, खेतड़ी के महाराज के कहने पर इन्होंने स्वामी विवेकानंद नाम एक्सेप्ट किया था। इनके जो गुरु माने जाते हैं रामकृष्ण परमहंस माने जाते हैं, जो काली के बहुत बड़े उपासक थे। माना जाता है कि इन्हें अपनी पत्नी में ही, अपनी वाइफ में ही काली के दर्शन हो गए थे, ऐसा कहा जाता है। काली के बहुत बड़े उपासक थे रामकृष्ण परमहंस, जो इनके गुरु माने जाते हैं। ये क्यों फेमस हुए, ये इसीलिए फेमस हमें देखने को मिलते हैं क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी के टाइम पर यूएसए के शिकागो वाले रीजन में क्या हुई थी, धर्म संसद हुई थी। क्या हुई थी, रिलीजियस पार्लियामेंट को क्या किया गया था, बनाया गया था। और उसमें ये पहुंचने के दौरान वहां पर इन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया, है ना, बोलने का मौका नहीं दिया गया। तो किसी से ये जुगाड़ लगाकर, फोर्स करवा के जुगाड़ से वहां पर बोलने पहुंचे और इन्होंने पहला ही स्टेटमेंट बोला, माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। जैसे ये माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर सुना आदमियों ने, उस टाइम पर वहां पर ब्रदर सिस्टर कहकर कोई भी डिनोट नहीं करता था, सारे के सारे बोलते थे सर या मैडम। ठीक, लेकिन माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर आदमियों ने सुना, उसके बाद इन्होंने जब बोलना चालू किया तो किसी का विरोध नहीं किया, ना तो अंग्रेजों का विरोध किया, ना हिंदू धर्म को बढ़ावा दिया, कुछ नहीं। जो रियलिटी थी, वास्तविकता थी, उसके पीछे बोलने लगे और बोलने लगे, इतना बोले कि उसके बाद इन्हें टाइटल दिया गया तूफानी हिंदू। किसका टाइटल दिया गया, तूफानी हिंदू का टाइटल दिया गया इन्हें। किसका, तूफानी हिंदू का इन्हें टाइटल दिया गया। किसे, स्वामी विवेकानंद जी को तूफानी हिंदू का टाइटल दिया गया। तूफानी हिंदू का टाइटल मिला क्यों, क्योंकि शिकागो में 1893 की धर्म संसद में इनने पार्टिसिपेट किया था और वहां पर हिंदू धर्म के बारे में और अपने कल्चर के बारे में विस्तार से बताया। साथ साथ में
जब ये धर्म संसद से वापस लौटे तो वापस लौटने के दौरान 1897 में रामकृष्ण मिशन को इस्टेब्लिश किया इन्होंने। किसको? रामकृष्ण मिशन को इस्टेब्लिश किया 1897 में। कहां पर किया था रामकृष्ण मिशन को इस्टेब्लिश? बेल्लूर में किया था। कहां पर? बेल्लूर में रामकृष्ण मिशन को इस्टेब्लिश किया और बेल्लूर में मठ की स्थापना की। ठीक, अब देखते हैं हिंदू धर्म में सुधार हो रहे हैं, मुस्लिम धर्म में सुधार हो रहे हैं, पारसी कम्युनिटी में रिफॉर्म के लिए एक पर्सन देखने को मिलते हैं हमें। कौन देखने को मिलते हैं हमारे पास? अच्छा, पारसी कम्युनिटी में अभी आएंगे। पहले प्रार्थना समाज को देख लें। प्रार्थना समाज की जो इस्टेब्लिशमेंट की थी, स्थापना की थी, आत्माराम पांडुरंग ने की थी। किसने की थी? प्रार्थना समाज को इस्टेब्लिश किया था आत्माराम पांडुरंग ने, और बाद में इससे आकर महादेव गोविंद रानाडे जुड़े। कौन? महादेव गोविंद रानाडे इससे बाद में आकर जुड़ेंगे। इसके अलावा ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह का समर्थन किया और 1856 में क्या किया? विधवा विडो रीमैरिज एक्ट को पास करवाया। किसने? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह का समर्थन किया और विडो रीमैरिज एक्ट पास करवाया 1856 में। पारसी धर्म में सुधार में दादा भाई नौरोजी हमें देखने को मिलते हैं। पारसी धर्म के सुधार में कौन देखने को मिलते हैं? दादा भाई नौरोजी हमें देखने को मिलते हैं, और इन्होंने रहनुयायन मजदान सभा का गठन किया, यानी कि रहनुमाई सभा का गठन किया था। ठीक, रहनुमाई सभा का इन्होंने क्या किया था? द पारसी धर्म में दादा भाई नौरोजी ने गठन किया था। इन्हें द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाता है? द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। साथ साथ में ब्रिटिशर्स भी वर्क कर रहे हैं। कर्नल स्लीमैन ने ठगी प्रैक्टिस को बैन किया। जनरल एलन बरो ने स्लेवरी सिस्टम को बैन किया, और हार्डिंग फर्स्ट ने नरबली को बैन किया था। ठगी सिस्टम कर्नल स्लीमैन, दास यानी स्लेवरी सिस्टम जनरल एलन बरो, और नरबली ह्यूमन सेक्रीफाइस यानी हार्डिंग फर्स्ट ने इसे बैन किया था। ज्योतिबा फुले जो देखने को मिलते हैं, इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। किसकी? सत्य शोधक समाज की स्थापना की ज्योतिबा फुले ने। ठीक है ना? ये हमारे पास कुछ सोशल रिफॉर्मर्स देखने को मिलते हैं। अब भी अगर कोई समस्या रह गई हो कॉन्सेप्ट में, तो उस दौरान आप मुझे 7357700409 पर 9 to 10 AM के बीच में कॉल करके मुझसे अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ले सकते हो। और इसकी प्रैक्टिस जो कराई जाएगी आपको माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पर कराई जाएगी। कृष्णा लाइव और कृष्णा PDF बैच है। PDF में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मटेरियल अपलोड कर दिया जाता है, और कल इसके क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे दोपहर में 12 बजे। किस टाइप से इससे क्वेश्चन बनते हैं, दोपहर में 12 बजे कृष्णा लाइव बैच में इसकी प्रैक्टिस की जाएगी। इसी के साथ आज की क्लास को मैं समाप्त करता हूं, और कल दोपहर में 12 बजे आपसे प्रैक्टिस में मिलेंगे, और उसके बाद शाम को एक नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।